देखिए, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के 5th पार्ट अर्थात एडवर्ब क्रिया विशेषण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तथा उसके साथ ही साथ काइंड्स ऑफ एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं तथा उन्हें किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, इसके बारे में एक एक करके हम सभी पार्ट को विस्तारित पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पार्ट 1 की। क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिया विशेषण क्या है, उसका परिभाषा क्या है तथा उससे उदाहरण सहित कैसे समझेंगे। उसके साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं अर्थात काइंड्स ऑफ एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो में हम केवल क्रिया विशेषण तथा उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसके साथ ही साथ काइंड्स ऑफ एडवर्ब के फर्स्ट काइंड जैसे कि एडवर्ब ऑफ टाइम अर्थात कालवाचक विशेषण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं या एडवर्ब किसे कहते हैं। तो वे शब्द जो नाउन तथा प्रोनाउन द्वारा किए गए कार्य की विशेषता बताएं उन्हें हम एडवर्ब या क्रिया विशेषण कहते हैं। या फिर वे शब्द जो वर्ब की विशेषता बताएं ऐसे शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम एडवर्ब का डेफिनेशन इंग्लिश में देख लेते हैं। दोज वर्ड विच आइडेंटिफाइड द क्वालिटी ऑफ वर्ब और एडजेक्टिव इज नोन एज एडवर्ब अर्थात वे शब्द जो वर्ब तथा एडजेक्टिव अर्थात क्रिया तथा विशेषण की विशेषता बताए ऐसे शब्दों को हम एडवर्ब कहते हैं। या एन एडवर्ब क्वालिफाइड अ वर्ब एन एडजेक्टिव और एडवर्ब अर्थात वे एडवर्ब जो होता है वह वर्ब या एडजेक्टिव की क्रिया को की विशेषता बताता है। एग्जाम्पल्स देख लेंगे जैसे स्लोली अर्थात धीमी गति से, केयरफुली सावधानीपूर्वक, वेरी बहुत, हार्डली कठिन या कड़ी मेहनत, क्लियरली स्पष्ट रूप से, क्विकली जल्दी, सून शीघ्र, हियर यहाँ, लाउडली ईटीसी। देखिए इन सभी शब्दों द्वारा या तो वर्ब की विशेषता बताई जाती है या फिर एडजेक्टिव की। तो अब विस्तार से हम एडवर्ब के कुछ एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं ये कौन कौन से ऐसे शब्द है जिसे हम एडजेक्टिव कहेंगे या उसे डिफाइन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम द टीचर टीचर्स इंग्लिश वेरी वेल अर्थात अध्यापक बहुत अच्छी अंग्रेजी पढ़ाता है। तो देखिए अध्यापक द्वारा किया गया कार्य पढ़ाना है अर्थात अध्यापक इंग्लिश पढ़ाते हैं, लेकिन कैसा पढ़ाता है, बहुत अच्छा अर्थात वेरी वेल यहाँ पे एडवर्ब होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम टॉर्टोइज वॉक स्लोली अर्थात कछुए धीमी गति से चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे टॉर्टोइज वॉक्स कछुए चलते हैं, यह तो हो गया उनका कार्य कि कछुए जो है वह चलते हैं, लेकिन कैसे चलते हैं, स्लोली अर्थात धीमी गति से। तो यहाँ पे स्लोली जो होगा वह एडवर्ब हो जाएगा। ही स्पीक्स स्वीटली वह मधुरता से बोलती है या वह मधुर बोलती है। तो देखिए सी स्पीक वह बोलती है लेकिन कैसे, स्वीटली अर्थात मधुरता के साथ। तो यहाँ पे स्वीटली जो वर्ड होगा वह एडवर्ब होगा। सी नेवर बंक हर क्लास वह अपने कक्षा की छुट्टी कभी नहीं लेती अर्थात वह अपने क्लास में कभी छुट्टी नहीं लेती या कभी नहीं छोड़ती। देखिए सी नेवर बंक कभी ना छोड़ना, छोड़ना क्लास में छुट्टी ना करना उसका कार्य होगा, लेकिन नेवर अर्थात कभी नहीं, तो नेवर यहाँ पे एडवर्ब होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं हम दे स्विम्स वेल वह अच्छा तैराक वे लोग अच्छे तैराक हैं। देखिए वो लोग तैराक हैं या फिर तैरते हैं। देखिए यहाँ पे तैरते तो हैं लेकिन कैसा, अच्छा मतलब वेल यहाँ पे जो होगा वह एडवर्ब है। कृष्ण प्लेज द फ्लूट ब्यूटीफुली अर्थात कृष्ण बांसुरी बहुत सुंदरता के साथ बजाते हैं। तो देखिए यहाँ पे उनकी क्रिया हो जाएगी उन अर्थात कृष्ण द्वारा किया गया कार्य जो होगा वह बांसुरी बजाना लगेगी, लेकिन किस प्रकार, तो ब्यूटीफुली अर्थात सुंदरता के साथ। तो यहाँ पे ब्यूटीफुली जो शब्द होगा वह एडवर्ब होगा। ही विल अराइव सून वह शीघ्र पहुँच जाएगा, वह पहुँचेगा तो लेकिन कैसे, शीघ्र अर्थात सून यहाँ पे एडवर्ब की तरह कार्य कर रहा है या सून ही यहाँ पे एडवर्ब है। वी विल कम लेटर हम लोग देर से आएंगे। तो देखिए हम लोग आएंगे यह उनके द्वारा किया गया कार्य है, लेकिन लेटर कैसे, देर से। तो यहाँ पे लेटर जो होगा वह एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम द किड्स प्लेड आउटसाइड
बच्चे बाहर की ओर खेल रहे हैं या बाहर खेल रहे हैं। तो देखिए बच्चों का कार्य है यहाँ पे खेलना अर्थात वर्ब, और वर्ब की विशेषता किसके द्वारा बताई जा रही है कि कहाँ खेल रहे हैं, बाहर, अर्थात यहाँ पे आउटसाइड जो होगा वह एडवर्ब होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, राधा आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली, अर्थात राधा प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सही ढंग से या सही तरीके से बताती है या सही बताती है। तो देखिए राधा प्रश्नों का उत्तर तो देती है, लेकिन कैसे, पूर्ण रूप से सही, अर्थात यहाँ पे करेक्टली जो होगा वह एडवर्ब होगा। देखिए दिए गए इन सभी एग्जांपल्स में वेरी वेल, स्लोली, स्वीटली, नेवर, वेल, ब्यूटीफुली, सून, लेटर, आउटसाइड, करेक्टली, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वह एडवर्ब हैं। क्यों? क्योंकि यह किसी नाउन या प्रोनाउन द्वारा किए गए कार्य की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। कि जैसे वह बांसुरी बजा रहा है तो मधुर बजा रहा है या कैसे बजा रहा है, वह पहुँच रहा है तो जल्द पहुँच रहा है या देर पहुँच रहा है, बच्चे खेल रहे हैं तो कहाँ खेल रहे हैं, कछुआ चल रहा है तो कहाँ चल रहा है। तो देखिए जैसा कि इससे पहले हमने कहा कि वे शब्द जो नाउन तथा प्रोनाउन द्वारा किए गए कार्य की विशेषता बताता है, या वे शब्द जो वर्ब अर्थात क्रिया की विशेषता बताते हैं, तथा उसके साथ ही साथ वे शब्द जो एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम एडवर्ब कहते हैं। तो देखिए यह तो हो गया हमारा एडवर्ब के एग्जाम्पल। अब काइंड्स ऑफ एडवर्ब को विस्तारित देखते हैं हम कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से। तो बात करते हैं हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण के भेद। तो देखिए काइंड्स ऑफ एडवर्ब या क्रिया विशेषण के भेद मुख्य रूप से 10 प्रकार के होते हैं। पहला एडवर्ब ऑफ टाइम अर्थात कालवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ मैनर रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ प्लेस स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ डिग्री परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इंट्रोगेटिव एडवर्ब प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन नकारात्मक तथा स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ रीजन परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रिलेटिव एडवर्ब संबंधवाचक क्रिया विशेषण। सेंटेंस एडवर्ब अर्थात वाक्यवाचक क्रिया विशेषण। देखिए यह तो हुए हमारे काइंड्स ऑफ एडवर्ब के भेद अर्थात क्रिया विशेषण के भेद। तो सबसे पहले हम एक एक करके सबको शॉर्ट में समझते हैं कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब में किसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एडवर्ब ऑफ टाइम अर्थात कालवाचक क्रिया विशेषण की। तो देखिए वे वे वाक्य जिनमें एडवर्ब का प्रयोग काल अर्थात समय बताने के लिए प्रयोग किया है, जैसे आज जो कार्य हुआ है आज हुआ है, कल हुआ है, परसों हुआ है, 2 साल 2 वर्ष पहले हुआ है या 2 वर्ष बाद होगा, ऐसे एडवर्ब के लिए हम एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। देखिए वे एडवर्ब जिनमें आवृत्ति अर्थात कोई कार्य कितनी बार हुआ है, 1 बार हुआ है, 2 बार हुआ है, 4 बार हुआ है, यदि आवृत्ति का बोध किया जाए तो उसे ऐसे एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर अर्थात रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर अर्थात रीतिवाचक क्रिया विशेषण में का प्रयोग रीति अर्थात किस तरीके से कोई कार्य हुआ है, स्पष्ट रूप से हुआ है, स्वच्छ रूप से हुआ है, सुंदरता के साथ हुआ है, अर्थात जो भी कार्य हुआ है वह किस तरीके से हुआ है उसके तरीका मैनर बताने के लिए एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस अर्थात स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वह एडवर्ब जिनका प्रयोग स्थान बताने के लिए, जैसे कि बिल्ली टेबल पे है, पुस्तकें टेबल पे है या घर में है या पुस्तकालय में है, उसके साथ ही साथ बंदर पेड़ पर है, मछलियाँ पानी में है, पक्षियाँ आकाश में है। तो देखिए वे एडवर्ब जिसमें स्थान शब्द का बोध हो, ऐसे एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ प्लेस अर्थात स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एडवर्ब ऑफ डिग्री अर्थात परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए एडवर्ब ऑफ डिग्री का प्रयोग अर्थात जो कार्य हुआ है वह किस तरीके से हुआ है, उसका परिमाण क्या है, उसके बारे में बात की जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब अर्थात जब एडवर्ब का प्रयोग किसी से प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, ऐसे एडवर्ब को हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब अर्थात प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन अर्थात वे एडवर्ब जिनका प्रयोग सकारात्मक तथा नकारात्मक
विशेषता बताने के लिए किया जाए, अर्थात किए गए कार्य नाउन तथा प्रोनाउन द्वारा किए गए कार्य जो है उसका परिणाम सकारात्मक है या नकारात्मक रहा, ऐसे एडवर्ब के लिए एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ रीजन, अर्थात परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, अर्थात वह क्रिया विशेषण जिसका प्रयोग किसी कार्य के होने अर्थात उसका रिजल्ट क्या रहा, परिमाण क्या था, इसके लिए किया जाए, अर्थात ऐसे एडवर्ब का प्रयोग हम एडवर्ब ऑफ रीजन के लिए करते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव एडवर्ब, अर्थात संबंधवाचक क्रिया विशेषण, वे क्रिया विशेषण जिसका प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन द्वारा किए गए कार्य में संबंध स्थापित करे, ऐसे एडवर्ब को हम रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं या संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस एडवर्ब, अर्थात वाक्यवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, सेंटेंस एडवर्ब का प्रयोग किसी संपूर्ण कार्य को मॉडिफाइड करने के लिए किया जाता है, अर्थात किसी व्यक्ति के विचार को विस्तारित करने के लिए, बताने के लिए या उसकी सोच को व्यक्त करने के लिए सेंटेंस एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। यह तो हो गया कि शॉर्ट में एडवर्ब काइंड्स ऑफ एडवर्ब को हमने पढ़ा। अब विस्तार से पढ़ते हैं, अर्थात काइंड्स ऑफ एडवर्ब के एक एक काइंड्स को विस्तार रूप से या डीपली एक एक करके पढ़ते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइप क्या है, अर्थात कालवाचक क्रिया विशेषण है, उससे एग्जाम्पल तथा कुछ अन्य उदाहरण द्वारा भी समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एडवर्ब ऑफ टाइम, अर्थात कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग समय अर्थात काल को बोध करने के लिए किया जाता है। एडवर्ब ऑफ टाइम टेल द टाइम ऑफ एन एक्शन, अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के बारे में बताने के लिए, अर्थात वह कार्य कब हुआ है, किस तरीके से हुआ है, इसके बारे में, समय के बारे में बताने के लिए एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ ही साथ वर्ब के साथ एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग वर्ब के साथ व्हेन लगाकर प्रश्न करने के लिए भी किया जाता है, जो कि शब्द उत्तर के रूप में आता है, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है या उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई विल कम सून, मैं शीघ्र आऊँगा। देखिए, व्हाट का प्रयोग करके या व्हेन का, व्हेन यू कम सून, तुम कब आओगे, या व्हेन यू कम, तुम कब आओगे। तो देखिए, यहाँ पे व्हेन का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात ऐसे एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे। या दूसरे तरीक़ों से कहें तो आई विल कम सून, मैं शीघ्र आऊँगा, मैं आऊँगा लेकिन कब, शीघ्र अर्थात जल्द। तो यहाँ पे सून जो होगा वह एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। देखिए, कुछ अन्य एग्जाम्पल द्वारा भी हम एडवर्ब ऑफ टाइम को विस्तारित करके समझते हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम में कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे टुडे, टुडे मीन्स आज, अर्थात कोई कार्य हुआ है तो वह कब हुआ है, आज हुआ है। नाउ, अब, लेट, देर से, टुमारो, आने वाले कल, स्टारडे, बीता हुआ कल, इमीडिएटली, शीघ्र, तत्काल या जल्द, सून, जल्द, जस्ट मीन्स अभी, देन मीन्स तब, लेटली मतलब देरी से, एगो मतलब पहले, बिफोर मीन्स पहले। तो देखिए, इन शब्दों का प्रयोग या ये सारे शब्द ही एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत आते हैं, अर्थात नाउन तथा प्रोनाउन द्वारा किए गए कार्य का समय बताने के लिए, अर्थात उसकी विशेषता बताने के लिए, समय बताने के लिए वह कार्य कब हुआ है, इन शब्दों का प्रयोग किया गया, अर्थात वे शब्द जिनका प्रयोग नाउन तथा प्रोनाउन द्वारा किए गए कार्य की विशेषता बताने के साथ साथ समय का बोध कराए, ऐसे एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। कुछ अन्य एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं हम एडवर्ब ऑफ टाइम को। दे विल वर्क हार्ड नाउ, वे लोग अब कड़ी मेहनत करेंगे या अधिक मेहनत करेंगे। देखिए, नाउ, अब, यहाँ पे नाउ जो होगा वह एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, अर्थात यह समय शब्द का बोध कराए कि जो कार्य वो करेंगे, कड़ी मेहनत जो करेंगे वो कब करेंगे, अब करेंगे। ही विल पास नेक्स्ट ईयर, वह अगले वर्ष पास होगा। तो देखिए, वह पास तो होगा, वह कार्य है, लेकिन कब, नेक्स्ट ईयर अर्थात अगले वर्ष। तो यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा, जो होगा वह एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। आई विल गेट सक्सेस सोन, मैं शीघ्र सफल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, सून का प्रयोग करके उसकी विशेषता बताई जा रही है कि मैं सफल तो होऊंगा लेकिन कब, शीघ्र, जल्द, अर्थात सून यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। नेक्स्ट है क्लोज द डोर इमीडिएटली, अर्थात शीघ्र
दरवाजे को बंद करो। तो देखिए दरवाजे को बंद करो, बंद करना यहाँ पे वर्ब है, लेकिन कैसे? शीघ्र अर्थात तत्काल या इमीडिएटली। इमीडिएटली अर्थात यहाँ पे इमीडिएट का प्रयोग तत्काल अर्थात समय शब्द का बोध कराने के लिए किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। टीचर टॉट न्यू एक्सरसाइज स्टरडे अर्थात अध्यापक ने बीते हुए कल में या पिछले दिन हम लोग को नया अभ्यास पढ़ाया। देखिए यहाँ पे टीचर ने नया अभ्यास तो पढ़ाया, लेकिन कब? स्टरडे अर्थात बीते हुए कल में। तो यह समय शब्द का बोध कर रहा है कि जो कार्य हुआ है वह कब हुआ है? एक दिन पहले हुआ है अर्थात स्टरडे। तो यहाँ पे स्टरडे जो होगा वह एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। ही इज़ वेरी लेट, वह बहुत देर है। तो देखिए यहाँ पे जो वेरी या लेट होगा, ठीक है, यहाँ पे वेरी जो होगा कि वह लेट था, लेकिन कैसा? बहुत ज़्यादा। तो वेरी यहाँ पे वेरी लेट जो होगा वह एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम। वी वास्ट जू लास्ट वीक, हमने चिड़ियाघर पिछले सप्ताह देखा। तो देखिए हमने चिड़ियाघर तो देखा कब? पिछले सप्ताह, या अर्थात यहाँ पे लास्ट वीक जो होगा या लास्ट वर्ड जो होगा वह एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। नेक्स्ट है हमारा दे आर मूविंग नेक्स्ट मंथ अर्थात वे लोग अगले मंथ, अगले महीने जाएंगे। तो देखिए वह जाएंगे यह तो उनका वर्ब हुआ, लेकिन कब जाएंगे? अगले मंथ अर्थात नेक्स्ट यहाँ पे जो होगा वह एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। सी नेवर कम्स एगर अर्थात वह कभी भी पहले नहीं आई, अर्थात आना उसका कार्य हुआ अर्थात वर्ब हुआ, और नेवर यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह कार्य करेगा। देखिए यह तो हुआ हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम अर्थात कालवाचक क्रिया विशेषण। इसके साथ ही साथ काइंड्स ऑफ एडवर्ब के टोटल काइंड्स को अर्थात टोटल भेद को एक एक करके पढ़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एडवर्ब और काइंड्स ऑफ एडवर्ब विस्तार तरीके से अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए आज हम लोग काइंड्स ऑफ एडवर्ब के सेकेंड पार्ट अर्थात क्रिया विशेषण के भेद में आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण तथा स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ मैनर अर्थात रीतिवाचक क्रिया विशेषण तथा स्थानवाचक क्रिया विशेषण अर्थात प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि इन्हें कैसे समझेंगे और इनका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में अर्थात एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण में हम यह देखते हैं कि यह यदि कोई कार्य हुआ है तो वह कितनी बार हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं। अब यहाँ पे हमें काइंड्स ऑफ एडवर्ब में पढ़ना है कि एडवर्ब का प्रयोग किस एडवर्ब का प्रयोग किस स्थान पे किया जा रहा है और उसे क्या कहेंगे। तो वे एडवर्ब जिनमें किसी कार्य का कितनी बार हुआ है उसका संपादन हो उसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अर्थात कोई कार्य कितनी बार हुआ है उसके बारे में बताया जाए, ऐसे एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफ्टन और हाउ फ्रिक्वेंटली एन एक्शन इज डन एज। जैसे आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, जैसे मैं तुम्हारी सदैव सहायता करता हूँ। दे कम हियर ट्वाइस, वे लोग यहाँ दोबारा आए। तो देखिए यहाँ पे ऑलवेज अर्थात हमेशा यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैं आपकी सहायता हमेशा करता हूँ, अर्थात समय शब्द का बोध हुआ है अर्थात ऑलवेज यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। नेक्स्ट होगा दे कम हियर ट्वाइस अर्थात वे लोग यहाँ दोबारा आए। तो यहाँ पे ट्वाइस जो शब्द है वह बोध करा रहा है कि वह कितनी बार आए, 2 बार, अर्थात यहाँ पे ट्वाइस जो होगा वह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। इसके अलावा कुछ और भी वर्ड्स हैं जिसे हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में रखे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा होगा दे ऑलवेज वेट फॉर हिम अर्थात वे लोग हमेशा उसकी प्रतीक्षा करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑलवेज समय शब्द का बोध हुआ है कि वह हमेशा उनकी प्रतीक्षा करते हैं। तो यहाँ पे ऑलवेज जो होगा वह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। नेक्स्ट है सम टाइम आई गेट सो एंग्री अर्थात कुछ समय मैं बहुत क्रोधित हो जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कुछ समय सम टाइम जो है वह समय बता रहा है कि कभी कभी, बार बार नहीं, कुछ समय या कभी कभी मैं बहुत अधिक क्रोधित हो जाता हूँ। तो यहाँ पे सम टाइम जो होगा वह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। नेक्स्ट है वी आल्सो गो टू टूअर्स रेगुलरली
अर्थात हम लोग प्रतिदिन घूमने के लिए जाते हैं। अर्थात देखिए रेगुलरली जो होगा यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। नेक्स्ट है सी नेवर वेट फॉर देम, वह कभी भी उनकी प्रतीक्षा नहीं करती है। देखिए यहाँ पे नेवर बता रहा है कि वह कभी भी, समय शब्द का बोध हो रहा है यहाँ पे कि वह कभी भी उनकी प्रतीक्षा नहीं करती है। तो यहाँ पे नेवर जो होगा वह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। नेक्स्ट है वी पे अ अर्ली विजिट टू माई फ्रेंड, अर्थात हम अपने मित्र से जल्दी मिलने जाते हैं। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे अर्ली जो है जल्दी, अर्थात समय शब्द का बोध हो रहा है। अर्थात यहाँ पे अर्ली जो होगा वह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। नेक्स्ट है ही पे हिम ऑन अ मंथली बेसिक, अर्थात हम उन्हें हर मंथ भुगतान देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मंथली, यहाँ पे महीने में उन्हें हम बेसिक भुगतान देते हैं। तो यहाँ पे मंथली जो होगा वह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। रोहन हार्डली ईवर ईट फास्ट फूड, अर्थात रोहन शायद ही कभी फास्ट फूड खाता है। तो देखिए यहाँ पे ईवर, हार्डली ईवर मतलब शायद कभी कभार। तो यहाँ पे हार्डली ईवर होगा वह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ, क्योंकि यह समय शब्द का आवृत्ति का बोध करा रहा है कि जो कार्य हुआ है वह कभी कभार होता है, अर्थात कभी कभार ही वह फास्ट फूड खाता है। नेक्स्ट है आई ऑफ्टन यूजेज हर सेल फोन अ डे, अर्थात मैं दिन में एक बार उसका सेल फोन अर्थात मोबाइल अवश्य प्रयोग करता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑफ्टन रेगुलरली कह सकते हैं या सदैव कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑफ्टन जो होगा वह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शो करेगा। नेक्स्ट है सी वेंट टू मुंबई वंस अ ईयर, अर्थात वह वर्ष में एक बार मुंबई जाती थी। तो देखिए यहाँ पे एक बार, वंस जो है वह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है कि वह कितनी बार जाती है, एक बार जाती है। नेक्स्ट है यू सेल्डम गो टू दिल्ली, तुम शायद ही कभी दिल्ली जाते हो। देखिए यहाँ पे सेल्डम जो है कभी कभार या शायद ही कभी, तो यह आवृत्ति शब्द का बोध कर रहा है कि तुम शायद ही कभी जाते हो, अर्थात यहाँ पे सेल्डम जो होगा वह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। देखिए यह तो हो गया हमारा आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण अर्थात एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमने ये देखा कि किए गए कार्य की विशेषता के साथ साथ यह बताया जा रहा है कि वह कार्य कितनी बार हुआ है, उसकी आवृत्ति अर्थात समय, उसकी आवृत्ति का बोध होता है कि वह जो भी कार्य है वह कितनी बार हुआ है, एक बार हुआ है, बार बार हुआ है, या कभी कभार हुआ है, मंथली हुआ है, ईयरली हुआ है। अर्थात इन सभी शब्दों द्वारा हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर अर्थात रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण या एडवर्ब ऑफ मैनर किसे कहते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर में क्रिया का संपादन किया जाता है, अर्थात वह कार्य किस ढंग से किया गया है, प्रॉपर रूप से अच्छे से किया गया है, खुशी के साथ किया गया है या दुख के साथ किया गया है। अर्थात जो भी कार्य है वह धीमी गति से किया है, शीघ्र किया गया है, जल्दबाजी में किया गया है, जो भी शब्द हैं उनके द्वारा एडवर्ब ऑफ मैनर को डिफाइन किया जाता है। जैसे देखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर में किए गए कार्य का संपादन किया जाता है, वह कार्य किस ढंग से किया गया है। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल हाउ आर इन व्हाट मैनर एंड एक्शन इज डन, अर्थात एडवर्ब ऑफ मैनर यह कहता है या यह बताता है कि कोई कार्य किस तरीके से किया गया, उसके ढंग को बताया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। दे टॉक एंग्रीली, अर्थात वे लोग क्रोधित होकर बात करते हैं। वे लोग बात तो करते हैं लेकिन कैसे, क्रोधित, क्रोध के साथ, अर्थात यहाँ पे एंग्रीली जो होगा वह एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। कुछ अन्य एग्जाम्पल द्वारा हम एडवर्ब ऑफ मैनर को समझते हैं। जैसे पहला होगा हमारा हैप्पीली अर्थात खुशी के साथ, क्विकली शीघ्र या जल्दी, वाइजली बुद्धिमानी से, एंग्रीली क्रोध से, केयरफुली सावधानीपूर्वक, फुलिशली मूर्खतापूर्वक, क्लियरली स्पष्ट रूप से, ब्रेवली बहादुरी के साथ, फास्ट जल्द, वेल अच्छे तरीके से, काइंडली दयापूर्वक, ब्यूटीफुली सुंदरता से। अर्थात यहाँ पे जितने भी दिए गए वर्ड्स हैं वह सभी के सभी एडवर्ब ऑफ मैनर को शो करते हैं, अर्थात कोई भी कार्य किस तरीके से किया गया है, खुशी के साथ, उदासी के साथ, दया के साथ या फिर गुस्से के साथ, मतलब क्रोध के साथ, अर्थात ये सारे सारे शब्द जो हैं एडवर्ब ऑफ मैनर को शो करते हैं। अब कुछ अन्य एग्जाम्पल द्वारा इन्हें सेंटेंस के रूप में हम देखते हैं। पहले एग्जाम्पल को देखते हैं हम। सी सैंग ब्यूटीफुली, अर्थात वह सुंदरता के साथ गाती है, वह गाती तो है लेकिन कैसे, सुंदरता के साथ, अर्थात यहाँ पे ब्यूटीफुली जो होगा वह एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। दे स्पोक लाउडली,
वे लोग ज़ोर से बोलते हैं। देखिए वे लोग बोलते तो हैं लेकिन कैसे, ज़ोर से, अर्थात मैनर बताया जा रहा है उसका, कि रीति बताया जाए कि जो कार्य किया जा रहा है वह कैसे किया जा रहा है, ज़ोर से किया जा रहा है, वह ज़ोर से बोलते हैं, अर्थात लाउडली यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। नेक्स्ट है ही रन क्विकली टू कैच द बॉल। वह तेज़ दौड़ता है बॉल को पकड़ने के लिए। वह दौड़ता तो है बॉल को पकड़ने के लिए, लेकिन कैसे, तेज़, अर्थात क्विकली यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। नेक्स्ट, राधा इट जेंटली, अर्थात राधा धीरे से खाती है, अर्थात देखिए राधा खाती तो है लेकिन कैसे, धीरे से, अर्थात जेंटली जो होगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर शो करेगा। नेक्स्ट है यू डांस्ड हैप्पीली, तुम खुशी के साथ नाचते हो। देखिए तुम नाचते तो हो लेकिन कैसे, खुशी के साथ, अर्थात हैप्पी यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर, अर्थात रीति बताया जाए कि वह नाचता तो है लेकिन कैसे, खुशी के साथ, अर्थात हैप्पी यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। नेक्स्ट है प्रभात प्लेड वेल, प्रभात अच्छा खेलता है। देखिए यहाँ पे वेल रीति को दर्शा रहा है, अर्थात प्रभात खेलता तो है लेकिन कैसा, वेल अच्छा, अर्थात वेल यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। नेक्स्ट है वी ड्राइव्स द कार इमेजिनली, अर्थात हम कार को कल्पनापूर्वक चलाते हैं। देखिए हम चलाते तो हैं लेकिन कैसे, कल्पनापूर्वक, अर्थात इमेजिनली जो होगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर को शो करेगा। बेटर बी अलोन देन इन बैड कंपनी, अर्थात अकेले रहना अच्छा है बुरी संगत के अलावा, या बुरी संगत के अलावा, बुरी संगत के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। तो यहाँ पे देखिए बैड जो होगा, बैड कंपनीज होगा, अर्थात बुरी तरीके से या बुरी संगत से, तो यहाँ पे जो बैड होगा वह संगत को प्रदर्शित किया जा रहा है, अर्थात मैनर को बता रहा है, अर्थात यहाँ पे बैड कंपनी जो होगा वह एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। द लायन लुकिंग एंग्रीली इन जू, अर्थात शेर चिड़ियाघर में क्रोध के साथ देख रहा है, अर्थात देखिए शेर देख तो रहा है चिड़ियाघर में लेकिन कैसे, क्रोध से, अर्थात गुस्से से। यहाँ पे एंग्रीली जो होगा वह एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। नेक्स्ट है डस्ट ऑन द सरफेस प्रोसेस ऑफ इजली, अर्थात सतह पर जो धूल मिट्टी के कण लगे हुए हैं उसे हम आसानी से हटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ईजली, सरलता से या आसानी से, यह मैनर को दर्शा रहा है कि वह कार्य तो किया जा रहा है लेकिन कैसे, सरलतापूर्वक, अर्थात ईजली यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। इसके बाद बात करते हैं हम एडवर्ब ऑफ प्लेस, अर्थात स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण या एडवर्ब ऑफ प्लेस किसे कहते हैं, यदि वर्ग द्वारा किए गए कार्य की विशेषता बताने के लिए स्थान शब्द का बोध हो कि वह कार्य कहाँ पे हुआ है, ऐसे शब्दों को एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। अर्थात एडवर्ब ऑफ प्लेस में किए गए कार्य का घटना के बारे में बताया जाए या घटना के स्थान के बारे में बताया जाए, ऐसे एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। एन एडवर्ब ऑफ प्लेस इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब द पोजीशन और लोकेशन ऑफ एन एक्शन और इवेंट आंसरिंग द क्वेश्चन वेयर, अर्थात एडवर्ब ऑफ प्लेस यह बताता है कि कोई भी कार्य किस स्थान पे हुआ है या फिर किस स्थान पे वह कार्य किया गया है, उन प्रश्नों का उत्तर देता है, ऐसे शब्दों को हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दे आर वेटिंग देयर, अर्थात वे लोग वहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे देयर शब्द जो होगा वह एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, अर्थात वे लोग प्रतीक्षा तो कर रहे हैं लेकिन कहाँ, वहाँ, अर्थात देयर और हिंदी में वहाँ, ये दोनों शब्द जो होंगे वह एडवर्ब ऑफ प्लेस अर्थात स्थानवाचक क्रिया विशेषण होंगे। कुछ अन्य एग्जाम्पल द्वारा हम एडवर्ब ऑफ मैनर अर्थात स्थानवाचक क्रिया विशेषण को समझते हैं। आई लेफ्ट माई कीज बिहाइंड द डोर, अर्थात मैंने अपनी चाबियाँ दरवाजे के पीछे छोड़ दिया, मेरी चाबियाँ दरवाजे के पीछे छूट गई। देखिए यहाँ पे बिहाइंड जो होगा, चाबियाँ तो छूटी लेकिन कहाँ, बिहाइंड, पीछे, कहाँ, दरवाजे के पीछे, अर्थात पीछे शब्द, बिहाइंड शब्द जो होगा वह एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो करेगा। नेक्स्ट है द स्कूल इज़ नियर द हाउस, अर्थात विद्यालय घर के करीब है। विद्यालय कहाँ है, करीब तो है लेकिन कहाँ, घर के, तो यहाँ पे नियर शब्द जो होगा अर्थात स्थान बताया है कि घर के करीब है, विद्यालय तो है लेकिन कहाँ है, घर के करीब है, करीब, अर्थात नियर यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। नेक्स्ट है द रैबिट हाइड बिहाइंड द ट्री, अर्थात खरगोश पेड़ के पीछे छिपा है। खरगोश छिपा तो है लेकिन कहाँ, पेड़ के पीछे, अर्थात बिहाइंड यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। नेक्स्ट है द बुक इज़ ओवर देयर, अर्थात पुस्तक उसके ऊपर है। देखिए यहाँ पे पुस्तक तो है लेकिन कहाँ, देयर, वहाँ, अर्थात यहाँ पे देयर जो होगा वह एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। नेक्स्ट है सी टू का स्टेप
टुवर्ड हर ड्रीम, अर्थात उसने अपने स्वप्न की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया, अर्थात टुवर्ड की ओर। तो यहाँ पे टुवर्ड्स होगा वह एडवर्ब ऑफ प्लेस को संबोधित करेगा, बताएगा। नेक्स्ट है द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, अर्थात पक्षियाँ आकाश में उड़ रही हैं। पक्षियाँ उड़ तो रही हैं लेकिन कहाँ, आकाश में, अर्थात इन जो होगा वह स्थान बता रहा है। तो यहाँ पे इन जो होगा वह एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। नेक्स्ट है द सेंट ऑफ फ्लावर्स वाज एवरीवेयर, अर्थात फूलों की महक या फूलों की खुशबू हर जगह थी। तो यहाँ पे एवरीवेयर फूलों की खुशबू थी लेकिन कहाँ थी, हर जगह, अर्थात यहाँ पे स्थान शब्द का बोध हो रहा है। एवरीवेयर अर्थात एवरीवेयर यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। नेक्स्ट है द प्लेन फ्ली ओवर द माउंटेन, अर्थात प्लेन जो है वह माउंटेन अर्थात पर्वतों के ऊपर उड़ रहा है। तो ओवर यहाँ पे होगा, ओवर जो होगा वह एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग फुटबॉल फ्रंट द गार्डन, अर्थात बच्चे गार्डन के सामने फुटबॉल खेल रहे थे। देखिए यहाँ पे फ्रंट, बच्चे खेल तो रहे थे लेकिन कहाँ, गार्डन के सामने, अर्थात फ्रंट यहाँ पे जो शब्द है वह एडवर्ब ऑफ प्लेस को दिखाता है। अर्थात एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब स्थानवाचक क्रिया विशेषण में हम यह देखते हैं कि कोई कार्य हुआ है, किसी कार्य की विशेषता बताने के लिए उसमें स्थान शब्द का बोध हो कि जो भी कार्य हुआ है वह कहाँ हुआ है, अर्थात उसमें स्थान शब्द का बोध होता है। ऐसे एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। देखिए इससे पहले वीडियो में हमने एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने इस वीडियो में सेकेंड पार्ट में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर तथा एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में पढ़ा। बची हुई शेष एडवर्ब के जो टाइप्स हैं वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। देखिए आज हम लोग काइंड्स ऑफ एडवर्ब के थर्ड पार्ट अर्थात क्रिया विशेषण के भेद में तीसरे पार्ट में हम एडवर्ब ऑफ डिग्री अर्थात परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इंट्रोगेटिव एडवर्ब प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण तथा एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन अर्थात नकारात्मक तथा सकारात्मक क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसमें हम एडवर्ब ऑफ डिग्री, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन में डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे कि इनका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, या फिर यूँ कहा जाए कि किन वाक्यों को हम एडवर्ब ऑफ डिग्री, इंट्रोगेटिव एडवर्ब या फिर एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन कहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एडवर्ब ऑफ डिग्री अर्थात परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की। तो देखिए एडवर्ब ऑफ डिग्री में हम वर्ब, एडवर्ब तथा एडजेक्टिव की तीव्रता के बारे में पढ़ते हैं। अर्थात एडवर्ब ऑफ डिग्री में हम क्रिया विशेषण तथा क्रिया की तीव्रता के बारे में जानते हैं कि कोई कार्य हुआ है तो किस गति से हुआ है, धीमी गति से हुआ है, तेजी से हुआ है या फिर किस तरीके से हुआ है। एडवर्ब ऑफ डिग्री इंडिकेट द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। जैसे राधा इज़ वेरी हैप्पी, राधा बहुत खुश है। तो देखिए यहाँ पे वेरी जो होगा वह एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो करेगा। इसके साथ ही साथ कुछ अन्य एग्जाम्पल द्वारा हम एडवर्ब ऑफ डिग्री को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एडवर्ब ऑफ डिग्री में मच मीन्स होता है बहुत, टू ज़्यादा, एनफ काफ़ी, एक्जैक्टली ठीक ठाक, वेरी बहुत, टोटली पूर्णतः, फुली पूर्णतया, हार्डली मुश्किल से या कठिनता से, नियरली लगभग, इंटायरली पूर्णतया, ऑलमोस्ट अर्थात लगभग। देखिए ये सभी शब्द एडवर्ब ऑफ डिग्री में प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात इन शब्दों के प्रयोग द्वारा हमें यह पता चलता है कि जो कार्य हुआ है या फिर जिस सब्जेक्ट की हम विशेषता बताने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात वह कैसा है, बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, या फिर वह जो कार्य कर रहा है वह सरलता से कर रहा है या कठिनता से कर रहा है। तो ये तो हो गए हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री के कुछ वर्ड्स। कुछ सेंटेंसेस द्वारा हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट एग्जाम्पल अर्थात द केक इज़ सो डिलीशियस, केक जो है वह बहुत ही अधिक स्वादिष्ट है। तो देखिए यहाँ पे सो एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो कर रहा है कि केक जो है वह कैसा है, बहुत अधिक स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट तो है लेकिन बहुत अधिक, तो यहाँ पे सो एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है द कॉफ़ी इज़ टू हॉट, कॉफ़ी बहुत गर्म है। कॉफ़ी गर्म तो है लेकिन कैसे, बहुत, अर्थात टू यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो कर रहा है। आई एम एब्सोल्युटली राइट, मैं स्पष्ट रूप से या मैं पूर्ण रूप से सही हूँ। तो यहाँ पे एब्सोल्युटली जो है वह एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो करेगा। मैं सही तो हूँ लेकिन कन्फर्म
सही तरीके से या कन्फर्म मैं सही हूँ पूर्ण रूप से। नेक्स्ट है आर्या इज़ इनक्रेडिबल टैलेंटेड, अर्थात आर्या के अंदर अविश्वसनीय गुण है। नेक्स्ट है द बुक इज़ इंटायरली अबाउट द केमिस्ट्री, अर्थात इस पुस्तक में पूर्ण रूप से केमिस्ट्री के बारे में अर्थात रसायन शास्त्र के बारे में ही बताया गया है। देखिए यहाँ पे इंटायरली अर्थात पूर्ण रूप से या संपूर्ण, तो यहाँ पे इंटायरली जो होगा वह एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो करेगा। नेक्स्ट है द फूड इज़ टेरिबली स्पाइसी, अर्थात भोजन बहुत अधिक तीखा है। तो देखिए यहाँ पे टेरिबली तीखा तो है लेकिन कैसा, टेरिबली अर्थात बहुत अधिक, तो यहाँ पे टेरिबली एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो कर रहा है। नेक्स्ट है द म्यूजिक इज़ वेरी लाउड, अर्थात संगीत जो है या म्यूजिक जो है वो बहुत, तो यहाँ पे वेरी जो होगा वह एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा, अर्थात यहाँ पे शोर तो है लेकिन कैसा है, बहुत, अर्थात यहाँ पे वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो कर रहा है। नेक्स्ट है ही इज़ ऑलमोस्ट रेडी टू गो, वह मुख्य रूप से जाने के लिए तैयार है या वह पूर्ण रूप से जाने के लिए तैयार है। तो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट होगा वह एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा, क्योंकि वह तैयार तो है जाने के लिए लेकिन कैसे, पूर्णतः पूर्ण रूप से, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट होगा वो एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो करेगा। नेक्स्ट है सी इज़ जस्ट अराइव्ड, अर्थात वह अभी आई है। नेक्स्ट है द प्ले वाज ट्रूली इमोशनल, अर्थात नाटक सचमुच भावुक था या भावात्मक था। यहाँ पे देखिए ट्रूली सचमुच जो होगा वह एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो करेगा। नेक्स्ट है दे आर कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन देयर टास्क, वे लोग पूर्ण रूप से अपने टास्क अर्थात अपने लक्ष्य पर ध्यान दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे कम्प्लीटली जो होगा वह एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो करेगा। नेक्स्ट है द वेदर इज़ रियली कोल्ड टुडे, अर्थात आज मौसम वास्तव में ठंडा है। तो देखिए यहाँ पे रियली जो होगा वह एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो कर रहा है, अर्थात मौसम ठंडा तो है लेकिन कैसे, वास्तव में पूर्ण रूप से, तो यहाँ पे रियली जो होगा वह एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो करेगा। नेक्स्ट है द माउंटेन इज़ क्वाइट हाई, अर्थात पहाड़ काफ़ी ऊंची है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स दिए गए हैं वह एडवर्ब ऑफ डिग्री के हैं, अर्थात एडवर्ब ऑफ डिग्री में सो, टू, एब्सोल्युटली, इनक्रेडिबल, इंटायरली, टेरिबली, वेरी, ऑलमोस्ट, जस्ट, ट्रूली, कम्प्लीटली, रियली तथा क्वाइट, इन सभी शब्दों का प्रयोग एडवर्ब ऑफ डिग्री के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब, अर्थात प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण की। तो जब व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ ऑफ्टन आदि शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए, ऐसे वाक्यों को या ऐसे शब्दों को इंट्रोगेटिव एडवर्ब या प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब का इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ ऑफ्टन, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग etc आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब, अर्थात वे वाक्य जिनमें कर्ता द्वारा या सब्जेक्ट द्वारा या नाउन या प्रोनाउन द्वारा किए गए कार्य की विशेषता बताने के लिए या उसके बारे में पूछने के लिए प्रश्न किया जाए, ऐसे वाक्यों को इंट्रोगेटिव एडवर्ब या क्रिया विशेषण एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे व्हेन विल यू गो, अर्थात तुम कब जाओगे। तो देखिए व्हेन कब यहाँ पे जो होगा वह इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। इंट्रोगेटिव एडवर्ब को हम कुछ अन्य एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम वाई आर यू सो लेट, अर्थात तुम इतना लेट क्यों हुए या तुमने इतनी देरी क्यों की। देखिए यहाँ पे वाइज होगा वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। नेक्स्ट है हाउ आर यू, अर्थात तुम कैसे हो, तो यहाँ पे हाउस होगा वह इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। नेक्स्ट है वाई डिड सी क्राई, अर्थात वह क्यों रो रही थी, यहाँ पे वाई हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। नेक्स्ट है वेयर इज़ माई पासपोर्ट, मेरा पासपोर्ट कहाँ है। व्हेन विल द मीटिंग स्टार्ट, अर्थात मीटिंग या समारोह कहाँ शुरू होगी। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। हाउ लॉन्ग वाज योर जर्नी, तुम्हारी यात्रा कितनी लंबी रही या कैसी रही। हाउ मच डज इट कास्ट, अर्थात इसका मूल्य क्या है। हाउ सून विल यू बैक, अर्थात तुम कितना जल्द आओगे या आओगी। हाउ ऑफ्टन डू यू गो टू स्कूल, अर्थात तुम विद्यालय कैसे जाओगे। हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, अर्थात तुम कठिनाइयों को या प्रॉब्लम्स को कैसे हल करोगे। तो देखिए यहाँ पे वाई, हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ सून और हाउ ऑफ्टन का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है और यह किसी सब्जेक्ट
के द्वारा किए गए कार्य के बारे में पूछा जा रहा है, अर्थात ये सभी शब्द जो होंगे वह इंट्रोगेटिव एडवर्ब होंगे। अब बात करते हैं हम एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन, अर्थात नकारात्मक तथा सकारात्मक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एडवर्ब ऑफ निगेशन की। तो वे वाक्य जिनमें प्रश्नों के उत्तर नो, नॉट, नेवर के रूप में प्राप्त होते हैं उन्हें हम एडवर्ब ऑफ निगेशन कहते हैं। एन एडवर्ब दैट एक्सप्रेस द कॉन्सेप्ट ऑफ नो, नॉट एंड नेवर इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ निगेशन, अर्थात वे एडवर्ब या वे क्रिया विशेषण जिनमें पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नो, नॉट, नेवर अर्थात नहीं, कभी नहीं के रूप में प्राप्त हो, ऐसे वाक्यों को हम एडवर्ब ऑफ निगेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू एडवर्ब ऑफ निगेशन को हम समझते हैं। आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। तो यह प्रश्न पूछा जा रहा है, उसका उत्तर है। यहाँ पे नॉट जो होगा वह एडवर्ब ऑफ निगेशन शो करेगा। कुछ अन्य एग्जाम्पल द्वारा हम एडवर्ब ऑफ निगेशन को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, देखिए यहाँ पे कुछ अन्य वर्ड्स द्वारा हम समझते हैं कि एडवर्ब ऑफ निगेशन को किन किन शब्दों द्वारा डिनोट किया जाता है, यह बताया जाता है। तो सबसे पहले नो है, नो मिस नहीं होता है। नॉट, नेवर कभी नहीं। नॉन नहीं। नॉर नहीं। नाइदर अर्थात कभी नहीं। नाउ वेयर नो वेयर कहीं नहीं। नो वे बिल्कुल नहीं। हार्डली मुश्किल से। बैरली मुश्किल से। लिटल मुश्किल से या बहुत कम। स्कैर्सली शायद ही। सेल्डम कभी कभार। अर्थात देखिए एडवर्ब ऑफ निगेशन को बताने के लिए हम इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए यह तो हुआ हमारा एडवर्ब ऑफ निगेशन। देखिए एडवर्ब ऑफ निगेशन को कुछ एग्जाम्पल्स द्वारा समझते हैं। ऐसे सबसे पहले बात करते हैं हम, यू हैव नो मनी अर्थात तुम्हारे पास धन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे नो का प्रयोग करके यदि कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उसका जवाब हम नो के रूप में दे सकता है कि यू हैव मनी। तो यहाँ पे आप आंसर क्या देंगे, नो नहीं, अर्थात यह एडवर्ब ऑफ निगेशन कहलाएगा। नेक्स्ट है आई विल नेवर फॉरगेट, मैं कभी नहीं भूलूंगा। देखिए यहाँ पे कभी नहीं, आई विल फॉरगेट मैं भूलूंगा, नेवर कभी नहीं। तो देखिए इन प्रश्नों का जवाब नेवर के रूप में मिल रहा है, अर्थात यहाँ पे एडवर्ब ऑफ निगेशन नेवर हो जाएगा। नेक्स्ट है आई रेयरली इट स्वीट्स। देखिए यहाँ पे रेयरली की जगह पे रियली हो गया, RARELY आप लोग कर लीजिएगा। देखिए आई रेयरली इट स्वीट्स अर्थात मैं कभी कभार ही मिठाइयाँ खाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे रेयरली जो होगा वो एडवर्ब ऑफ निगेशन को शो करेगा। नेक्स्ट है दे डू नॉट वांट टू गो एनीवेयर अर्थात वे लोग कहीं जाना नहीं पसंद करते हैं। तो यहाँ पे नॉट उसके प्रश्न पूछे गए प्रश्न के उत्तर के रूप में प्राप्त होगा। डू नॉट या नॉट, तो यहाँ पे डू नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन को शो करेगा। नेक्स्ट है राधा डू नॉट लाइक इट ऑल अर्थात राधा को इनमें से कुछ भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे नहीं, उसका जवाब जो होगा वह नॉट के रूप में प्राप्त होगा, अर्थात यहाँ पे डू नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है। नेक्स्ट है देयर इज़ नथिंग एल्स टू डू, यह इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, या ये लोग इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। देखिए यहाँ पे नथिंग जो होगा वह एडवर्ब ऑफ निगेशन को शो करेगा। नेक्स्ट है समवन डज नॉट लाइक बुक्स, कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ लोग हैं जिन्हें पुस्तकें नहीं पसंद है। यहाँ पे नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन को शो करेगा। सी इज़ नथिंग टू से, वह कुछ नहीं कहती है। तो देखिए यहाँ पे नथिंग जो होगा वह एडवर्ब ऑफ निगेशन को शो करेगा। नेक्स्ट है वी नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री, हम लोग या तो एग्री हैं या फिर एग्री नहीं है, अर्थात या तो हम लोग सहमत हैं या फिर सहमत नहीं है। देखिए यहाँ पे नाइदर जो होगा वह नाइदर और नॉर दोनों ही एडवर्ब ऑफ निगेशन को शो करेंगे। दे डोंट हैव टू डू, उनके पास ऐसा कुछ करने के लिए नहीं है, अर्थात यहाँ पे डू नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन को शो कर रहा है। देखिए जैसा कि हमने इससे पहले ही कहा कि एडवर्ब ऑफ निगेशन में जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं, कभी नहीं के रूप में प्राप्त हो, ऐसे वाक्यों को हम एडवर्ब ऑफ निगेशन कहते हैं। देखिए यह तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ निगेशन। अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, अर्थात सकारात्मक क्रिया विशेषण की या सकारात्मक क्रिया विशेषण की। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन किसे कहते हैं। तो जब किसी प्रश्न के उत्तर यस, श्योर एंड सर्टेनली के रूप में प्राप्त हो, ऐसे वाक्यों को या ऐसे एडवर्ब को एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। अ एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन इज अ वर्ड typically an adverb that is used to confirm or agree with a statement or arguments, अर्थात जब किसी प्रश्न का उत्तर हम
पूर्ण रूप से यस, हाँ, श्योर, निश्चित रूप से और सर्टेनली के रूप में देते हैं ऐसे एडवर्ब को या ऐसे वाक्यों को हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन को समझते हैं। सी इज श्योरली गोइंग टू विन। वह पूर्ण रूप से निश्चित है या वह पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से निश्चित है कि वह जीत जाएगी। इट्स ट्रूली अमेजिंग। यह वास्तव में बहुत ही आश्चर्यजनक है। तो देखिए यहाँ पे श्योरली और ट्रूली, अर्थात इसका जवाब यस, हाँ, वह पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि वह जीत जाएगी। जैसे कि अगले एग्जाम्पल में है इट्स ट्रूली अमेजिंग, अर्थात यह वास्तव में बहुत ही आश्चर्यजनक है। अर्थात यहाँ पे ट्रूली एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन को शो करेगा। देखिए कुछ अन्य शब्दों द्वारा हम समझते हैं कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन किन किन शब्दों द्वारा हम डिनोट कर सकते हैं या बता सकता है। सी इज श्योरली गोइंग टू विन, अर्थात वह निश्चित रूप से जीत जाएगी या जीत रही है। नेक्स्ट है इट्स ट्रूली अमेजिंग, यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। वी शैल डेफिनेटली बी देयर, हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि वह वही है। डू यू रियली थिंक सो, क्या तुम वास्तव में ऐसा सोचते हो। दे आर वेरी टैलेंटेड, वह बहुत ही अधिक बुद्धिमान है। आई सर्टेनली एग्री विद योर पॉइंट, मैं तुम्हारे बिंदु से सहमत हूँ या मैं तुम्हारे मत से सहमत हूँ। इंडेड इट्स अ ब्यूटीफुल डे, वास्तव में यह दिन बहुत ही खूबसूरत है। देखिए इन सभी दिए गए एग्जाम्पलों में श्योरली, ट्रूली, डेफिनेटली, रियली, वेरी, एग्री और ब्यूटीफुल, ये सारे शब्द एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन को शो करता है। देखिए आज हमने काइंड्स ऑफ एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ डिग्री, इंट्रोगेटिव एडवर्ब तथा एडवर्ब ऑफ नेगेशन अफर्मेशन के बारे में पढ़ा। इसके अलावा अन्य 3 शेष एडवर्ब ऑफ काइंड बाकी हैं जो अगले वीडियो में हम देखेंगे। देखिए आज हम लोग काइंड्स ऑफ एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण के भेद के 4th पार्ट में एडवर्ब ऑफ रीजन अर्थात कारणवाचक क्रिया विशेषण, रिलेटिव एडवर्ब संबंधवाचक क्रिया विशेषण तथा सेंटेंस एडवर्ब अर्थात वाक्य संबंधी क्रिया विशेषण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एडवर्ब ऑफ रीजन अर्थात वे क्रिया विशेषण जिसमें किसी कार्य के होने का कारण बताया जाए, ऐसे एडवर्ब को एडवर्ब ऑफ रीजन कहता है। नेक्स्ट है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब में किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने के लिए 2 या 2 से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है सेंटेंस एडवर्ब अर्थात वाक्य संबंधी एडवर्ब, अर्थात सेंटेंस एडवर्ब में हम किसी वर्ब के मॉडिफाइड रूप को देखते हैं तथा उसके साथ ही साथ उस कार्य का होना निश्चित होता है, इसके लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि कहा जाए कि आई एम सो श्योरली सी इज इंटेलिजेंट, अर्थात मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ या स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ कि वह बुद्धिमान है। देखिए यहाँ पे श्योरली जो शब्द होगा वो वाक्य संबंधी या सेंटेंस एडवर्ब कहलाएगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम एडवर्ब ऑफ रीजन अर्थात कारणवाचक क्रिया विशेषण की। तो देखिए एडवर्ब ऑफ रीजन में किसी कार्य के होने का कारण बताया जाता है या एडवर्ब ऑफ रीजन टेल द रीजन ऑफ एन एक्शन, अर्थात कारणवाचक क्रिया विशेषण या एडवर्ब ऑफ रीजन में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के कारण को बताया जाता है कि वह कार्य क्यों किया गया है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। सो दस हैंस देयर फॉर etc, जैसे दस सी इज बिकेम एंग्री, अर्थात अब वह स्पष्ट रूप से क्रोधित है। तो देखिए वह क्रोधित तो है लेकिन स्पष्ट रूप से पूर्ण रूप से, अर्थात 10 होगा यहाँ पे, वह एडवर्ब ऑफ रीजन होगा। कुछ अन्य एग्जाम्पल द्वारा एडवर्ब ऑफ रीजन को समझता है। जैसे देयर फॉर मीन्स इसलिए, दस इस प्रकार या इसलिए, हैंस इस तरह, सो इसलिए, ड्यू टू वजह या कारण से, एज अ रिजल्ट इसलिए। देखिए यहाँ पे एज अ रिजल्ट के जगह पर देयर फॉर हो गया, ठीक है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा। फोर्थ विद किस लिए, अकॉर्डिंगली इसलिए, ओनिंग टू बकाया, कॉन्सिक्वेंटली अर्थात फलस्वरूप। देखिए यहाँ पे जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं ये सभी के सभी वर्ड्स जो होता है वह एडवर्ब ऑफ रीजन के लिए प्रयोग किया जाता है। अब कुछ अन्य सेंटेंसेस द्वारा हम एडवर्ब ऑफ रीजन को समझते हैं। आई वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज आई वॉज फीलिंग सिक, अर्थात मैं डॉक्टर के पास गई थी क्योंकि मैं खुद को बीमार महसूस कर रही थी।
या मुझे बीमारी महसूस हो रही थी। प्लीज़ डोंट लुक सो एंग्री, कृपया इस तरीके से क्रोधित होकर ना देखें। तो सो यहाँ पे और यहाँ पे बिकॉज, ये दोनों के दोनों एडवर्ब ऑफ रीज़न होंगे। नेक्स्ट है दस सी बिकेम एंग्री, इस प्रकार वह बहुत क्रोधित है या इसलिए वह बहुत बहुत क्रोधित है। तो यहाँ पे बिकम जो हो जाएगा वह एडवर्ब ऑफ रीज़न होगा। नेक्स्ट है ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, इसी कारण से उसने स्कूल छोड़ा था या विद्यालय छोड़ा था। देखिए यहाँ पे देयरफॉर जो होगा वह एडवर्ब ऑफ रीज़न होगा। हैंस ही इज़ अनेबल टू अपीयर एट एग्जामिनेशन, इस प्रकार से वह परीक्षा नहीं दे सकता या परीक्षा में नहीं बैठ सकता। तो यहाँ पे हैंस एडवर्ब ऑफ रीज़न होगा। नेक्स्ट है सी डिड नॉट गो टू पार्टी बिकॉज सी हैड टू वर्क, वह पार्टी इसलिए नहीं गई थी क्योंकि उसे बहुत से कार्य हैं। तो यहाँ पे देखिए बिकॉज जो होगा वह एडवर्ब ऑफ रीज़न होगा। नेक्स्ट है दे वर्कड होम बिकॉज दे डिड नॉट हैव अ कार, वह घर पे टहल रहा था या वे लोग घर पे टहल रहे थे क्योंकि उनके पास कार नहीं थी। ही एपोलोगाइज्ड बिकॉज ही रियलाइज्ड ही वॉज रॉन्ग, उसने क्षमा मांगा क्योंकि वह जानता था कि वह गलत था। राधा लेफ्ट अर्ली एज सी वॉज टायर्ड, अर्थात राधा बहुत थकी हुई है जिसके कारण वह चली गई। देखिए यहाँ पे एज जो है वह एडवर्ब ऑफ रीज़न के रूप में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है द रोड वॉज ब्लॉक्ड दस वी टूक अनदर रूट, रोड बंद होने के कारण या सड़क बंद होने के कारण हम लोगों ने दूसरा रूट अर्थात दूसरी सड़क को चुना। तो यहाँ पे दस का प्रयोग करके एडवर्ब ऑफ रीज़न को बताया जा रहा है। नेक्स्ट है सिंस इट वॉज वी वेंट होम, इसलिए हम लोग घर चले गए थे। तो देखिए सिंस का प्रयोग करके यहाँ पे रीज़न का बताया जा रहा है अर्थात कारण बताया जा रहा है, अर्थात यहाँ पे सिंस का प्रयोग एडवर्ब ऑफ रीज़न के लिए किया गया है। देखिए जैसा कि हमने कहा कि वे वाक्य जिनमें किसी कार्य के होने का कारण बताया जाए ऐसे एडवर्ब को एडवर्ब ऑफ रीज़न कहते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट काइंड अर्थात रिलेटिव एडवर्ब, संबंधवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। देखिए अब बात करते हैं हम रिलेटिव एडवर्ब अर्थात संबंधवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। तो देखिए रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है तथा उसके साथ ही साथ रिलेटिव एडवर्ब में मॉडिफाइड वर्ब का प्रयोग किया जाता है। रिलेटिव एडवर्ब मॉडिफाइड द वर्ब फॉलोइंग देम एंड एट द सेम टाइम ज्वाइन टू सेंटेंसेस टुगेदर, अर्थात रिलेटिव एडवर्ब में मॉडिफाइड रूपांतरित किए हुए वर्ब का प्रयोग किया जाता है जो कि एक समय दो वाक्यों को जोड़ता है जिसका अर्थ एक दूसरे से मिलता जुलता हो या एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। दिस इज़ द हाउस वेयर ही लिव्ड, यह वही घर है जहाँ वे लोग रहते थे। देखिए उसके घर की विशेषता तो बताई जा रही है, साथ ही साथ यह कहा जा रहा है कि वे लोग इसी घर में रहते थे। देखिए यहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ने के लिए वेयर का प्रयोग किया गया है, अर्थात ऐसे शब्दों को रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं या इस प्रकार के वाक्यों को हम रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं जहाँ पे वर्ब का मॉडिफाइड रूप है उसके साथ ही साथ दो वाक्यों को आपस में जोड़ा जा रहा है जिसका एक दूसरे से संबंध हो। नेक्स्ट है लेट मी नो व्हेन विल यू कम, मुझे बताओ कि वह कब आएगा। तो देखिए यहाँ पे व्हेन दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, अर्थात व्हेन यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब होगा। कुछ अन्य एग्जाम्पल द्वारा रिलेटिव एडवर्ब को हम समझते हैं, जैसे डू यू नो हाउ ही विल एक्ट, अर्थात क्या तुम जानते हो कि वह किस प्रकार से क्रिया करेगा। देखिए यहाँ पे हाउ का प्रयोग करके दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, अर्थात हाउ यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब होगा। नेक्स्ट है द पर्सन हु वॉन द प्राइज वॉज वेरी एक्साइटेड, यह वही व्यक्ति है जिसने प्राइज या पुरस्कार प्राप्त किया है, वह बहुत ही अधिक प्रसन्न था या उत्सुक था। देखिए यहाँ पे हु का प्रयोग करके दो वाक्यों को आपस में जोड़ा जा रहा है जिनका संबंध एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसे शब्दों या ऐसे वाक्यों को हम रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। नेक्स्ट है आई डोंट रिमेंबर द रीज़न वाई सी लेफ्ट, मुझे यह कारण नहीं पता है कि उसने यह क्यों छोड़ा या उसने क्यों छोड़ा। तो देखिए यहाँ पे वाई का प्रयोग करके दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, अर्थात वाई यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब होगा। नेक्स्ट है दिस इज़ द हाउस वेयर वी लिव्ड, यह वही घर है जहाँ हम लोग रहते थे। तो देखिए यहाँ पे वेयर का प्रयोग करके दो वाक्यों को आपस में जोड़ा जा रहा है। द प्लेस व्हेन वी फर्स्ट मेट वाज रैनी, यह वही स्थान है जहाँ हम लोग पहली बार बरसात में मिले थे या वर्षा में मिले थे।
देखिए यहाँ पे व्हेन का प्रयोग करके दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा था, तो व्हेन यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब होगा। नेक्स्ट है लेट मी नो व्हेन यू विल कम। मुझे बताओ कि तुम कब आओगे। तो देखिए मुझे बताओ एक वाक्य हो गया, तुम कब आओगे दूसरा वाक्य हो गया, और इन दोनों को जोड़ने का कार्य व्हेन कर रहा है, अर्थात व्हेन यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब होगा। नेक्स्ट है द टाइम व्हेन वी अराइव एट द एयरपोर्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्थात यह वही समय है जहाँ पे सुबह में हम लोग पहुँचे थे। तो देखिए यहाँ पे व्हेन का प्रयोग किया गया है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, अर्थात यहाँ पे व्हेन रिलेटिव एडवर्ब होगा। नेक्स्ट है आई डोंट नो हाउ मच ही हैज़। मुझे नहीं पता कि उसके पास कितना है। यहाँ पे हाउ मच का प्रयोग करके दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, अर्थात हाउ मच यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब होगा। नेक्स्ट है द पर्सन वाई ही रिफ्यूज्ड द अदर इज़ अननोन। उन्हें प्रस्ताव अस्वीकार करने का कारण पता नहीं है, अर्थात वाई यहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ रहा है, अर्थात वाई यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब होगा। नेक्स्ट है आई डोंट नो द रीज़न वाई ही लेफ्ट द प्लेस। मुझे नहीं पता या मुझे उसका कारण नहीं पता कि क्यों उन्होंने यह स्थान छोड़ा। देखिए यहाँ पे वाई का प्रयोग करके दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, इसके साथ ही साथ यह बताया जा रहा है कि इन दोनों वाक्यों का संबंध एक दूसरे से है। देखिए जैसा कि हमने कहा रिलेटिव एडवर्ब में रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए किया था, उसके साथ ही साथ इसमें मॉडिफाइड वर्ब का प्रयोग किया था। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हाउ हु वाई वेयर व्हेन हाउ मच आदि शब्दों का प्रयोग रिलेटिव एडवर्ब को बताने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सेंटेंस एडवर्ब, अर्थात वाक्य संबंधी क्रिया विशेषण के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेंटेंस एडवर्ब किसे कहते हैं। तो वह एडवर्ब जिसमें किसी वाक्य को संपूर्ण रूप से मॉडिफाइड किया जाता है, उसके साथ ही साथ उसके विचारों को व्यक्त किया जाता है, ऐसे सेंटेंस को या ऐसे वाक्यों को सेंटेंस एडवर्ब कहते हैं। सेंटेंस एडवर्ब मॉडिफाइड द होल सेंटेंस एंड नॉर्मली एक्सप्रेस द स्पीकर्स ओपिनियन। सी जैसे सी कुड डू इट श्योरली, वह अवश्य ही यह कर सकती है। देखिए वह कर तो सकती है, इसके साथ ही साथ एक शब्द जोड़ा गया है श्योरली, अर्थात वह उसको पूर्ण कर रहा है कि जो कार्य है वह अवश्य ही वह कर सकती है, अर्थात श्योरली वहाँ पे सेंटेंस एडवर्ब होगा। नेक्स्ट है ऑब्वियसली आई एम बेस्ट। स्पष्ट रूप से मैं अच्छी हूँ, अर्थात ऑब्वियसली मैं अच्छी तो हूँ लेकिन स्पष्ट रूप से, अर्थात ऑब्वियसली यहाँ पे सेंटेंस एडवर्ब होगा। कुछ अन्य एग्जाम्पल द्वारा सेंटेंस एडवर्ब को समझते हैं हम। जैसे श्योरली निश्चित रूप से, पॉसिबली संभवतः, क्लियरली स्पष्ट रूप से, प्रोबेबली संभवतः, डिसाइडली निश्चित रूप से, फॉर्चुनेटली भाग्यवश, एक्चुअली वास्तव में, डेफिनेटली निश्चित रूप से, अनडाउटेबली बिना शंका के, श्योरली निश्चित रूप से, परहैप्स शायद। देखिए यह तो हो गया सेंटेंस एडवर्ब से संबंधित कुछ वर्ड्स। कुछ अन्य सेंटेंसेस द्वारा हम सेंटेंस एडवर्ब को समझते हैं। जैसे ही इज़ ऑब्वियसली इंटेलिजेंट, अर्थात स्पष्ट रूप से वह बुद्धिमान है। सी कुड डू इट श्योरली, वह निश्चित रूप से यह कर सकती है। माही सर्टेनली वर्क्स हार्ड, माही निश्चित रूप से कड़ी मेहनत या कठिन मेहनत करती है। परहैप्स शायद, दे हैव फॉरगेटन अस, शायद वे लोग हमें भूल गए। डिसाइडली सचिन इज़ द बेस्ट प्लेयर, निश्चित रूप से सचिन एक अच्छा खिलाड़ी है। दे एक्चुअली लिव्स विद हिज अंकल, अर्थात निश्चित रूप से वे लोग अपने चाचा के साथ रहते हैं। आई एम थिंकिंग क्लियरली, मैं स्पष्ट रूप से सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। वाट कैन ही पॉसिबली डू दिस, क्या यह संभव है कि वह यह कर सकता है। फॉर्चुनेटली वी एस्केप्ड फ्रॉम द एक्सीडेंट, भाग्यवश हम लोग उस दुर्घटना से बच गए। तो देखिए यहाँ पे दिए गए सभी सेंटेंसेस में अर्थात सभी वाक्यों में ऑब्वियसली, श्योरली, सर्टेनली, परहैप्स, डिसाइडली, एक्चुअली, क्लियरली, पॉसिबली तथा फॉर्चुनेटली सेंटेंस एडवर्ब है, क्योंकि ये सभी के सभी वर्ब के मॉडिफाइड रूप हैं। इसके साथ ही साथ इसमें उनके कथन को प्रूव किया है कि जो कार्य हो रहा है वह स्पष्ट रूप से सही है। जैसा कि हमने कहा कि सेंटेंस एडवर्ब का प्रयोग मॉडिफाइड वर्ब का प्रयोग होता है, उसके साथ ही साथ इसमें हम जो भी कार्य है कर्ता द्वारा जो भी कार्य किया गया है वह स्पष्ट होता है, सटीक होता है। वह कार्य उन्होंने स्पष्ट रूप से वे कर सकते हैं या उन्होंने किया है।
देखिए, इस वीडियो में हमने एडवर्ब ऑफ रीज़न, रिलेटिव एडवर्ब तथा सेंटेंस एडवर्ब को स्पष्ट रूप से पढ़ा। अर्थात काइंड्स ऑफ एडवर्ब के सभी पार्ट्स को हमने एक एक करके विस्तारित पढ़ लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कंजक्शन।